हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आपने टाइटल में जैसे देखा, मैं बात करने वाला हूं मेरे नए गेमिंग मॉनिटर की एंड इट्स द गीगाबाइट M27Q। वेल, मैं वैसे सच बता दूं, ये एक्चुअली मैंने पर्सनली बाय नहीं किया। गीगाबाइट ने इसको सेंड किया था जस्ट फॉर टेस्टिंग, जानने के लिए कि क्या हमारे विचार है इस मॉनिटर के बारे में। और काफ़ी अच्छे विचार है इस मॉनिटर के बारे में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इन विचारों को। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो ये है गीगाबाइट का M27Q। ये एक 1440p 170 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर है और ये दुनिया का पहला KVM वाला गेमिंग मॉनिटर है, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिसके बारे में आपको बताता हूँ आगे जाके। लेकिन उससे पहले मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्राइस, दिस इज़ लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ चीप मॉनिटर। ये महंगा मॉनिटर है, इट्स अ प्रीटी हाई क्वालिटी मॉनिटर। और इंडिया में इसका जो प्राइस है करीब वो है 33 to 36,000 के आसपास, डिपेंडिंग आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो मॉनिटर के मेन स्पेक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इट्स IPS 27 इंच 1440p 170 हर्ट्ज मॉनिटर। और इसका टेक्निकली रिस्पॉन्स टाइम जो क्लेम करती है गीगाबाइट, इट्स 0.5 मिली सेकेंड्स, जो अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ है फॉर IPS मॉनिटर। लेकिन मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दूंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल रिव्यू नहीं करना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मेरे पास कोई मॉनिटर टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, मेरे पास वो टूल्स नहीं है जिससे साथ मैं मॉनिटर को प्रॉपरली रिव्यू कर सकूँ। बिकॉज मॉनिटर टेस्टिंग थोड़ी टेक्निकल होती है और इंडिया में तो बंदे मतलब से बॉक्स खोलते मॉनिटर का रिव्यू कर देते, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता हूँ और जो एक दो चीज़ें मैंने नोटिस की मॉनिटर के बारे में वो बताना चाहता हूँ। ये सब बात करते भूल गया कि मुझे मॉनिटर के बारे में बात करनी थी। कि गीगाबाइट का पहला मॉनिटर नहीं है, गीगाबाइट एक्सपीरियंस है। खासकर कुछ पिछले सालों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स लॉन्च किए हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटर्स। ये उनका इसलिए स्पेशल है बिकॉज दिस इज एक्चुअली यूजिंग अ IPS पैनल और ये 0.5 मिली सेकेंड्स के रिस्पॉन्स टाइम को हिट कर सकती है। अभी 0.5 सेकेंड्स अगर आप लोगों को पता हो, IPS के लिए बड़ा मुश्किल है। IPS जनरली क्या है कि वो 2.5 मिली सेकेंड्स के आसपास रहते, काफ़ी हाई एंड मॉनिटर्स भी। तो 0.5 सेकेंड इज़ डेफिनेटली अ बिग नंबर टू मार्केट। और इसकी जो रियलिटी है वो मैं सिर्फ बताऊँ तो एक्चुअली वो 0.5 मिली सेकेंड्स कुछ एक दो सेटिंग्स पे ही वो हिट कर सकती है। मैं यहाँ पे दो रिव्यूज़ को ज़रूर रेफरेंस करना चाहूँगा। एक है हार्डवेयर अनबॉक्स का रिव्यू और एक है आर्टिंग्स का रिव्यू। ये दोनों जो वेबसाइट्स उन्होंने प्रॉपर्ली टेक्निकल टेस्टिंग की हुई है विद रिस्पॉन्स टाइम, कलर एक्यूरेसी वगैरह के बारे में, तो मैं उन दोनों को बार बार रेफरेंस करूँगा। तो इन दोनों की टेस्टिंग में ये बात सामने आई है कि इट्स नॉट एक्चुअली 0.5 मिली सेकेंड एवरी टाइम, इट्स मोर लाइक 2.5 मिली सेकेंड, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है फॉर एन IPS पैनल। मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज कई बार मैंने लोगों को देखा है कमेंट्स वगैरह में झगड़ते हुए कि भाई इसका सिर्फ 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम है, इसका 5 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम है, तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, जिसका कम मिली सेकेंड है वो मॉनिटर अच्छा है। वेल, इतनी सीधी चीज़ नहीं होती। इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ता है कि मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम वगैरह, पिक्सल रिस्पॉन्स टाइम वगैरह कैसे काम करते हैं, ब्लर कैसे काम करता है, बिकॉज ब्लर और रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अब इस मॉनिटर में 3 ओवरड्राइव सेटिंग्स है। एक है पिक्चर क्वालिटी, एक है बैलेंस्ड और एक है स्पीड। इन तीनों ओवरड्राइव सेटिंग्स में से सिर्फ एक ऐसी सेटिंग है जो 0.5 मिली सेकेंड हिट कर सकती है और वो है स्पीड सेटिंग्स। लेकिन मैं श्योरली रिकमेंड नहीं करता स्पीड सेटिंग यूज़ करना, बिकॉज जिस दिन मैंने स्पीड सेटिंग पहली बार ऑन की थी ना, मतलब जिस दिन मैं मॉनिटर पहली बार आया था उस दिन मैंने सीधा इसको लगा के सीधा गेम शुरू की थी। और मैं देखना चाहता था कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम वगैरह कैसे मुझको मिल सकता है, मतलब मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम मुझको कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने सीधा स्पीड सेटिंग ऑन की एंड सीरियसली लेट मी टेल यू, वो देखने में बहुत अजीब लगा। जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ब्लैक एजेस दिखना शुरू होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन को तेज़ी से मूव करते हैं। एजेस ऐसा लगता है ज़्यादा शार्प हो गई है, ऐसा लगता है आर्टिफिशियल हो गई इमेज। तो पिक्चर क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा, मतलब इमेज क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का। ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स टाइम, ब्लरीनेस काफ़ी कम हो जाता है, वो यू कैन सीरियसली नोटिस इट। इतना भी कम नहीं हो जाता कंपेयर टू अदर सेटिंग्स की। मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये रेगुलरली इसको यूज़ करो। तो यहाँ पे बाकी जो दोनों सेटिंग्स है, बैलेंस और पिक्चर क्वालिटी ओवरड्राइव सेटिंग्स, वो दोनों मुझे अच्छी लगी। तो जब से मॉनिटर आया है मैंने इसको सिर्फ उस दिन एक दिन स्पीड सेटिंग चेक करने के बाद पूरे टाइम मैंने इसको पिक्चर क्वालिटी वाली सेटिंग पे रखा है एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन गुड। मुझे कोई ब्लर नहीं दिखा। बाकी नॉर्मल अगर मैं टेक्स्ट वगैरह की बात करूँ, वहाँ भी स्क्रॉल वगैरह करूँ कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वहाँ भी कुछ ऐसा मुझे असर नहीं दिखा। सो अभी हम लोग बात करते हैं मॉनिटर के फिजिकल फीचर्स के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एर्गोनॉमिक्स के बारे में, बिकॉज आई थिंक द एर्गोनॉमिक्स आर वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉनिटर। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन में हमारे पास जितने भी मॉनिटर्स है 27 इंच 1440p 144 हर्ट्ज प्लस मॉनिटर्स, वहाँ पे स्विvel सपोर्ट
सपोर्ट है, पूरा पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट है। ओवरऑल जो क्वालिटी मैंने कुछ 1-2 मॉनिटर्स की देखी थी, कुछ LG वगैरह की या फिर सैमसंग वगैरह के कुछ मॉनिटर्स की स्टैंड की क्वालिटी वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी। इट्स नॉट बैड, दिस स्टैंड इज़ नॉट बैड, लेकिन एर्गोनॉमिक्स से सिर्फ इसमें टिल्ट है और सिर्फ अप डाउन का मोशन है। जो स्क्रीन एक्चुअली काफ़ी नीचे चली जाती है, बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है, खासकर स्पोर्ट्स प्लेयर को, कि बिल्कुल स्क्रीन अपने छाती में घुसा के खेलने की। तो अगर आप ऐसे प्लेयर देन श्योर ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है। सीधा बॉक्स से निकाला था, जिस दिन आया था तो उसके 10 मिनट मैंने इसको असेंबल करना शुरू किया। मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे असेंबल करने में। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस असेंबलिंग करना, और ये प्रॉपर वैसा माउंट सपोर्ट करता है 100 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर्स का। सो अगर आपको ये स्टैंड यूज़ नहीं करना तो आप आफ्टर मार्केट स्टैंड कोई भी जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक USB 3.2 हब भी है, जो सच बता तो काफ़ी आजकल मॉनिटर्स में आ चुका है, तो वो यूनिक फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिक फीचर है कि आप इस USB हब को एज अ KVM यूज़ कर सकते हैं, KVM स्विच यूज़ कर सकते हैं। अब KVM स्विच क्या है? वेल, तो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड वीडियो माउस। पर इसका जो फंक्शनैलिटी है वो, अगर आपने कभी HDMI स्विचिंग वगैरह के बारे में सुना है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मान लीजिए आपके पास 10 सिस्टम है, अगर मान लीजिए आपको एक ही जगह पे बैठ के उन 10 सिस्टम को हैंडल करना हो, और क्या उसके लिए आप 10 कीबोर्ड माउस सेट यूज़ करोगे? सारे 10 सिस्टम को इस एक स्विच से कनेक्ट कर दिया और इस स्विच से एक कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर दिया, तो आप उसी कीबोर्ड माउस का यूज़ करके अलग अलग सिस्टम्स के बीच में स्विच कर सकते हो, और आपको बार बार अपने कीबोर्ड माउस चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर मॉनिटर के साथ जो KVM स्विच है वो लिमिटेड है 2 डिवाइसेस तक, यानी आप एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप Type-C से कनेक्ट करें, HDMI से कनेक्ट करें या डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट करें। स्विच करने में कितना टाइम लगता है? वेल, 5 सेकंड है। इट्स नॉट एक्जैक्टली इंस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जैसे बटन को दबाया वो स्विच हो गया। इट टेक्स 5 सेकंड्स, बिकॉज आप मॉनिटर को USB से PC से कनेक्ट करें तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और इनेबल हो जाता है, वो है विंडोज़ एनवायरनमेंट से OSD को कंट्रोल करना, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। बिकॉज वाइल इट हैज़ अ जॉयस्टिक, वहाँ पे छोटा सा निप्पल बना हुआ है जिसको आप छेड़ सकते हैं, उंगली कर सकते हैं, और आप ना कंट्रोल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जब आपके पास कीबोर्ड माउस से आप इनेबल करने का ऑप्शन है, देन व्हाई नॉट? आपको एक सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, इट्स नेम्ड OSD Sidekick। आप इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे सारे एग्जैक्ट ऑप्शंस जो OSD में अवेलेबल हैं वो इनेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर इन पिक्चर प्रोफाइल्स हैं, पिक्चर साइड बाय साइड ऑप्शंस है, और बाकी क्रॉसहेयर वगैरह, चीट्स वगैरह, ब्लैक इक्वलाइजर, सब कुछ इनेबल करने का ऑप्शन है यहाँ पे। This monitor supports wide color gamut and it's rated for I think 93% DCI P3 coverage, और sRGB जो यानी स्टैंडर्ड हमारा sRGB होता है it's almost 140%। तो in terms of color accuracy this is very good। और पर्सनली मेरे पास तो कोई कलर एक्यूरेसी चेक करने का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े जिन्होंने अपने स्पेक्ट्रोमीटर्स वगैरह से चेक किए हुए हैं, उनके रिव्यूज़ में सब में ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट ही जो स्टैंडर्ड कलर एक्यूरेसी थी इस मॉनिटर की वो काफ़ी ठीक थी। एंड स्पीकिंग ऑफ ब्राइटनेस, ये मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड इट्स एक्चुअली रेटेड फॉर अराउंड 315 मिनट्स। इट हैज़ अ मैट फिनिश्ड, जो भी लाइट होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज़ हो जाती है और कोई हॉट स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा बनते नहीं है। और दिन का टाइम में मैं इस मॉनिटर को आराम से कंफर्टेबली इसके 35-38% पे यूज़ कर सकता था। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं वीडियोस एडिट करता था मैं बहुत ज़्यादा लाल कर रहा था, बिकॉज मेरा जो पुराना मॉनिटर था HP वाला, उसमें यानी रेड की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैं ज़्यादा मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा रेड डाल रहा था अपनी वीडियोज़ में, जो आपने नोटिस किया होगा। और इस मॉनिटर पे जब से कलर करेक्शन वगैरह या कुछ करना शुरू किया है तो मैं थोड़ा सा उसको टोन डाउन किया है। मैं थोड़ा टमाटर की तरह कम दिखता हूँ और थोड़ा नॉर्मल इंसान की तरह ज़्यादा दिखता हूँ। सो वो एक इम्प्रूवमेंट हुआ। कलर एक्यूरेसी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एज अ एडिटर जब मैं कुछ भी काम करता हूँ या कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कलर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमेशा मेरे पास एक गारंटी रहती है, एक सेटिस्फैक्शन, एक सेफ्टी रहती है कि जो भी मैं आपको कलर दिखाना चाहता हूँ आपको एक्जैक्टली अपने डिवाइस से वैसा ही कलर दिख रहा है, प्रोवाइडेड कि आपकी स्क्रीन अच्छी हो, आपकी प्रोवाइडेड स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी हो, कलर एक्यूरेसी अच्छी हो। बाकी आपको मेरी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं सब्जेक्टिव बात ही कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट चाहिए, जैसे मैंने बताया, आर्टिंग्स और हार्डवेयर अनबॉक्स दोनों की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। द कलर एक्यूरेसी राइट ऑफ द बॉक्स इज़ प्रीटी गुड, और आप इसको पूरी तरह हार्डवेयर कैलिब्रेट करने के बाद और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट्स एन IPS पैनल, तो IPS पैनल होने की वजह से इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहे जिस मर्जी एंगल से देखें, आप चाहे बाथरूम में बैठ के इसको देखें या फिर आप वरांडा से देखें, जहाँ मर्जी से देखें, इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। IPS से याद है, IPS ग्लो की बात करें तो IPS ग्लो मुझे इसमें मिनिमल दिखा। मैंने कुछ मॉनिटर्स देखे हैं जो ख़राब IPS ग्लो के साथ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसका IPS ग्लो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैकलाइट ब्लीड इशू है, जो अगर आप देख रहे हो नीचे वाला जो एज है, इट्स नोटिसेबल, लेकिन दैट्स समथिंग जो हर मॉनिटर से डिफरेंट हो सकता है। सो इट्स अ थिंग ऑफ लक। दिस मॉनिटर ऑल्सो सपोर्ट्स HDR फीचर्स।
लेकिन सच बताऊं मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता HDR के बारे में बात करते हुए, बिकॉज इट्स बेकार। HDR के अलावा ये पैनल FreeSync प्रीमियम भी सपोर्ट करता है। FreeSync है यानी तो ये NVIDIA कार्ड्स के साथ भी टेक्निकली चल जाएगा। सो गाइज ये थे M27Q के बारे में मेरे कुछ विचार, मेरे कुछ ख्याल, और मेरे ख्याल से गीगाबाइट ने काफ़ी एक अच्छा मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका जो प्राइस है वो कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा है। वेल टेक्निकली इट्स ज़्यादा बिकॉज जो मतलब एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट्स में उधर काफ़ी प्राइस ऐसा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा 2-3 हज़ार मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया के बाकी मॉनिटर्स के साथ कंपेयर करें, LG, Asus या कुछ भी दूसरे मॉनिटर्स के साथ, तो उसके ख्याल में इसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी, तो बेसिक जो मॉनिटर फीचर यानी डिस्प्ले की बात करें, रिस्पॉन्स टाइम्स की बात करें, कलर एक्यूरेसी वगैरह की बात करें, वहाँ इसके साथ कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स है इन टर्म्स ऑफ द KVM ऑप्शन, OSD साइड के फीचर्स वगैरह, वो मेरे ख्याल से इसको एक थोड़ा स्टैंड आउट होने में मदद करती है। अगर आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए ना जो प्रोडक्टिविटी के साथ भी काफ़ी अच्छा चले और आपकी गेमिंग के साथ भी अच्छा चले और इसमें आप थोड़ा बहुत कलर एक्यूरेट वर्क भी कर सके, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। स्पेशली वो यूज़र जो लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्विच करते हैं, तो उनके लिए KVM फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट मैं सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लायक तो मेन एक ही चीज़ है कि स्टैंड इंप्रूव किया जा सकता है आउट ऑफ द फैक्ट्री, बट वो एक चीज़ है कि वो बाद में भी आप अपग्रेड कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट इट। मेरे ख्याल से जो इसके बेजल्स है वो थोड़े से छोटे कर दो भाई मुझे, बिकॉज ये जो बेजल का डिज़ाइन है जो इतना थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर आता है वो थोड़ा इतना पसंद नहीं है। बट लेकिन कहने को BenQ के भी 2-2 एकड़ के बेजल्स होते हैं, तो इसके फिर भी ठीक है कंपैरेटिवली। अगर इसके मेन कंपटीशन की बात करें तो GL850 है LG का, जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, जो टेक्निकली से थोड़ा फास्ट है इन टर्म्स और रिस्पॉन्स टाइम, थोड़ी एक्यूरेसी वगैरह उसके जो ओवरड्राइव मोड से थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फीचर सेट की बात करें, दिस हैज़ मोर फीचर्स टेक्निकली। एंड इसका जो सेकेंड कॉम्पिटिशन है वो है Asus का VG27, इसके आगे का नाम मुझे नहीं पता बिकॉज मॉनिटर मैन्युफैक्चरर्स नाम डालना नहीं चाहते अपने मॉनिटर्स का। BenQ का EX सीरीज़ का मॉनिटर, मुझे आगे का नाम भी नहीं पता। कलर एक्यूरेसी वगैरह ठीक है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है आउट ऑफ द फैक्ट्री और इसमें ज़्यादा ऑप्शंस भी है। तो लेकिन उस BenQ वाले मॉनिटर में स्पीकर्स है, तो इन केस इफ यू नीड स्पीकर्स इन योर मॉनिटर फॉर सम ऑड रीजन देन यू कैन कंसिडर द BenQ। सो येस, आई नो बजट मॉनिटर नहीं है गाइज, लेकिन क्या करे, मतलब गीगाबाइट ये सेंड करना चाहती थी तो श्योर मैं मना नहीं करना चाहता था। एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन ओवरली पॉजिटिव। अगर आप इसका प्राइस वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे इसके साथ के जो कॉम्पिटिटिव मॉनिटर्स है वो भी मैं उनकी लिंक भी वहाँ पे रखूँगा, वहाँ पे वो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन है इस मॉनिटर के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब उन्हें स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।